नज़ीर, बीजिंग के अंदर जो है वो मेला सजा और तारीखी मनाजिर जो है वो देखने को मिले। और जैसे इकबाल ने कहा था कि देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, तो ये मशरिक से उभरता हुआ सूरज है सही मानों के अंदर, जिसको अब कोई रोक नहीं सकता है। और चाइना के सदर ने कहा कि चाइना जो है वो अब अनस्टॉपेबल है और चाइना के लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप देखिए कि एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से वो निकले हैं, जो जापान ने वहां पर किया, जो वेस्टर्न कॉलोनाइजर वहां पर गए, जो कुछ उन्होंने मतलब उन्होंने पूरी तरह से चाइना की जो सिविलाइजेशन है उसको पूरी तरह मिटाने की जब कोशिश की, तो इसलिए चाइना उसको अपनी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहता है। हालांकि इसमें एक और आप चीज देखें तो कॉलोनीज तो पूरी दुनिया में बनी है, लेकिन फिर चाइना के लिए ही वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन क्यों है? क्योंकि चाइना जो है वो एक सिविलाइजेशन है और उस सिविलाइजेशन के साथ जो कुछ हुआ, मतलब अगर आप तारीख पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ आएगा कि उसने इसका नाम सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जो है वो क्यों रखा है। तो उसके बाद यानी कि आजादी मिली चाइना को और जो कॉलोनीज है उससे इख्तिताम हुआ और फिर जापान को उन्होंने शिकस्त दी वर्ल्ड वॉर के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो अब फिर देखें चंद दहाइयों के अंदर अब चाइना जो है वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर आकर खड़ा हो गया है और उन्हीं वेस्टर्न्स के सामने जब आकर खड़ा हो गया है, उसी जापान के सामने जब आकर खड़ा हो गया है। और इसे शो ऑफ द सेंचुरी कहा जाए तो गलत ना होगा। जो कुछ हुआ है बीजिंग में, जो मुजाहरा किया गया है, इसे शो ऑफ द सेंचुरी कहा जाए तो किस सूरज है वो गलत नहीं होगा। परेड्स इससे पहले भी होती रही हैं, अभी मॉस्को में परेड हुई थी, चाइना में इससे पहले भी परेड होती है, लेकिन इसे फिर शो ऑफ द सेंचुरी क्यों कहा जा रहा है या कहा जा सकता है? उसकी वजह यह है, देखिए जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ है तो सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका ने क्या कहा? एंड ऑफ द हिस्ट्री हो चुका है, अब कोई आगे हिस्ट्री आई नहीं, यानी बस अमेरिका ही अमेरिका है। हिस्ट्री यानी वो देखना कि भाई इधर सोवियत यूनियन से लड़ाई हो रही है, अमेरिका है, वेस्टर्न इत्तेहादी है, तो जब कोई है ही नहीं सामने तो हिस्ट्री, एंड ऑफ द हिस्ट्री जब वो हो चुका है, ये अमेरिका ने कह दिया 90s के अंदर सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। सिर्फ 30-40 सालों के अंदर अंदर वो रशिया भी वापस आ चुका है और चाइना वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर पहली बार सामने आया। चाइना मुख्तलिफ क्यों है रशिया से या बाकियों से? क्योंकि जो चाइनीज सिविलाइजेशन है उसका जो पाथ है वो बिल्कुल डिफरेंट रहा है। वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं कि हम कोई दूसरे मुल्कों के ऊपर जाकर जो है वो अटैक्स करें, उनकी जमीनें जो है वो अपनी सल्तनत के अंदर शामिल करें, ठीक है ना। यानी वो बिल्कुल डिफरेंट सदा की सिविलाइजेशन। हालांकि हमने यहां पर बड़ी बड़ी एम्पायर्स देखी हैं और उस जमाने में वो सब जायज था कि वो अटैक होते थे और उनकी जो लैंड्स है वो उस सल्तनत का हिस्सा बन जाती थी, लेकिन चाइना उस तरह का नहीं था और ना उनकी ये सोच थी कि हमने अटैक, बस वो अपनी जो उनका मेन लैंड है बस उसी के ऊपर उनकी नजर थी और वो एज अ सिविलाइजेशन सोचते हैं। तो इसलिए ये चाइना का खुरूज आप कह सकते हैं जो दुनिया में हो रहा है, ठीक है ना, इसको आप चाइना का खुरूज कह सकते हैं जो दुनिया के अंदर हो रहा है। पहली बार वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इस तरह से अपने आप को जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वगैरह उनकी जब दिलचस्पी नहीं थी और यानी वो मजबूर होकर कर रहे हैं क्योंकि अब जो उनके इत्तेहादी हैं उनको इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया गया है। ब्राजील, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, वेनेजुएला, इन सब को इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया गया है कि अब चाइना को आगे बढ़कर इनकी सपोर्ट करनी है। और खुद चाइना, उसको अमेरिका ये डिमांड रख रहा है, बाइडेन के टाइम में भी यही डिमांड रखी गई। जो ब्लिंकन ने आखिरी दौरा किया था चाइना का, तो ब्लिंकन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि चाइना की इकोनॉमी बढ़ेगी बट अकॉर्डिंग टू यूएस कंडीशंस, जैसे अमेरिका चाहेगा बस उतनी बढ़ेगी। और ट्रंप के दौर में तो बिल्कुल खुलकर ऐलान जंग चाइना के ऊपर हो चुका है। तो एक तो उनके इत्तेहादी वो मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर है और खुद चाइना जो है उससे सरेंडर डिमांड किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो मौका आ गया है कि वो आगे बढ़े और पूरी तरह से सामना करें। तो इसलिए ये जो पूरा वीक गुजरा है, पहले एससीओ का समिट, फिर आज जो वहां पर परेड हुई है, तो इसका फोकस वेस्टर्न ऑर्डर रहा है। और चाइना के सदर ने आज जो स्पीच की उसमें भी उन्होंने कहा, यानी उन्होंने फोकस किया वेस्टर्न पॉलिसीज के ऊपर, उनको जब कंडेम किया, ठीक है। तो वहां पर फिर जो है वो एडवांस वेपनरी जो है वो पहली बार जो चाइना के बारे में, यानी इससे पहले उन्होंने शो नहीं की, वो पहली बार जो वहां पर शो की गई। और जाहिर है कि अब बहुत बड़े खरीदार होंगे, ईरान फाइटर जेट्स चाहिए, बाकी थातियों को जो है वो बहुत सारे वेपन्स जो है वो चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो अमेरिका था या वेस्ट था, वहां से तो उनको मिल नहीं रहे थे। तो अब ये बिल्कुल, यानी चाइना ने इस वीक के अंदर मुतबादल निजाम जो है वो दुनिया में डिक्लेयर कर दिया है। ये गैर मामूली बात है कि हम आफ्टर सेंचुरीज जो है वो ये देख रहे हैं, मुतबादल निजाम जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और पूरी जो नेशंस हैं उनके साथ खड़ी हैं। सब ने कहा कि यही हमारी जो कॉमन डेस्टिनेशन है। और तारीख में पहली बार ये मनाजिर देखने को मिले कि दरमियान में चीन का सदर खड़ा है, एक तरफ रशिया का सदर खड़ा है और एक तरफ किम जोंग उन जो खड़े, ठीक है। ये मनाजिर जो है वो पहली बार देखने को मिले। जो किम जोंग उन है वो अपनी रिवायती ट्रेन के अंदर जो है वो चाइना पहुंचे और बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल जो है वो वहां पर किया गया है। इसलिए हम इसको जो है वो शो ऑफ द सेंचुरी कह रहे हैं, क्योंकि यहां से बिल्कुल तारीख जो है अपना धारा बदल रही है। और अभी ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोल्ड वॉर का भी आज से आगाज हो गया है। एक दूसरी कोल्ड वॉर चाइना के खिलाफ, पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी गई, अब ये चाइना के खिलाफ आगाज हो गया है। चाइना और उसके जो इत्तेहादी हैं वो पीस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन पीस के बदले में उनको जंगें मिल रही हैं। तो अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो अब पूरी तरह से कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं। तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, एंड ऑफ द हिस्ट्री उन्होंने कहा कि हो गया। ये घमंड था
کہ اب تو बस हमारी ही बादशाह जब रहेगी, कोई दुनिया में और ताकत सामने आ कैसे सकती है। और चाइना के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे कि चाइना कभी खड़ा होगा, चाइना के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, तो चाइना जब वो ज़ाहिर के खड़ा हुआ, तो इसलिए यानी कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उन्होंने कहा जी एंड ऑफ द हिस्ट्री हो गया। आज बिल्कुल एक मुतबादिल निजाम दुनिया में जब वो खड़ा हो चुका है, तो अब पहली बार सोवियत यूनियन के बाद कोई उनके सामने खड़ा हुआ है, तो इसलिए अब वो इसको गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ आएंगे। और अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब उसका मुजाहरा आपको फलस्तीन में नजर आ रहा है, लेबनान में, मिडिल ईस्ट में, ईरान के खिलाफ, वेनेजुएला के खिलाफ, ये सारा बेसिकली वही जंग है, ठीक है। तो इसका जब अब बहुत सारी डायमेंशंस हैं, शो ऑफ द सेंचुरी है तो इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। आने वाले दिनों में हम इसकी बहुत सारी डायमेंशंस के ऊपर जब मजीद काम करते रहेंगे, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका हमला करने के लिए आ रहा है और बहुत सारी जगहों पर वो हमला कर चुका है। यमन ने इसी दरमियान अटैक कर दिया है और यमन ने मल्टी वॉर हेड्स इजराइल के ऊपर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। एक बार फिर ये सेकंड अटैक है जिसमें उन्होंने मल्टी वॉर हेड्स इस्तेमाल किया और बताया जा रहा है कि सेंट्रल इजराइल के अंदर कामयाबी के साथ ये हमला हुआ है और वहां पर जो है वो आग लगी है सेंट्रल इजराइल के अंदर। मल्टी वॉर हेड्स पहली बार फायर किए तो भी नहीं संभाले गए, अब दूसरी बार जो वो फायर किए हैं और खुद नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहरों की ये हालत है कि वहां पर जब लोगों ने आग लगाई है सेटलर्स ने। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अगर हम सबसे पहले जो परेड हुई है उसकी हेडलाइंस आपके सामने रखें तो एक और दिलचस्प बात अगर आप नोट करें, इस वक्त पूरी यानी वो फुटेज जो हैं वो परेड की जो वीडियोस हैं वो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर चल रही हैं, पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर चल रही हैं। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, वो ये है कि नजरें हमेशा वेस्ट के ऊपर होती हैं, ईस्ट पर नहीं होती। नजरें हमेशा वेस्ट के ऊपर होती हैं। भाई लंदन में क्या हो रहा है, पेरिस में क्या हो रहा है, वाशिंगटन के अंदर जब वो क्या हो रहा है, अच्छा जी नेटो का इजलास हो रहा है, अच्छा जी यूरोपीय यूनियन जब वो मिल रहे हैं, अच्छा जी अमेरिकन और यूरोपियंस मिल रहे हैं। खबर तो ये होती है दुनिया की नजरें उधर होती है क्योंकि फैसले दुनिया के वहां हो रहे होते हैं, वाशिंगटन में, लंदन में, पेरिस में, वहां पर फैसले हो रहे होते हैं, इसलिए दुनिया की नजरें वहां पर लगी होती हैं। लेकिन अभी आप इन रिसेंट टाइम के अंदर देखें, नेटो का इजलास हुआ, यूरोपियंस मिल रहे हैं, कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग हो रही है। किसी को कोई दिलचस्पी है? वो कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट है कि भाई नेटो का इजलास हो रहा है, ठीक है, या G7 मिल रहे हैं तो सबकी नजर लगी है G7 जब वो क्या फैसला करने जा रही है। तो ये भी एक शो ऑफ डिक्लाइन है उनका कि अब नजरें बीजिंग में लगी हैं या मॉस्को पे लगी हैं कि भाई वो क्या फैसला कर रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया का निजाम वो असरअंदाज होगा जो फैसले बीजिंग में होंगे, जो फैसले जब वो मॉस्को के अंदर होंगे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और अभी आप देखें लास्ट ग्लोबल इवेंट कौन सा हुआ है, अलास्का, जिसके ऊपर सारी दुनिया की जब नजरें लगी हुई थी कि भाई अलास्का में क्या फैसला जब सामने आता है, तो अलास्का की अहमियत क्या थी, क्योंकि वहां पर प्यूटन शरीक हो रहे हैं। और फिर एक और अहमियत आप देखें, ईरान, रशिया और किम जोंग अन, ये तो सारी वो नेशंस हैं जिनको वेस्टर्न चाहते हैं कि इनको आइसोलेट किया जाए। और आइसोलेशन तो क्या मतलब, वो तो उन्होंने पूरा मेला वहां पर सजाया है, तो वो आइसोलेशन तो फारिग हो गई। यानी प्यूटन जो है वो एक ही वीक में उसको ट्रंप भी इस्तकबाल कर रहा है और चाइना का सदर भी इस्तकबाल कर रहा है और मिडिल ईस्ट के साथ भी ताल्लुकात है और अफ्रीका के साथ भी हैं, लैटिन अमेरिका के साथ भी हैं। तो आइसोलेट तो वो खुद हुए बैठे हैं, दुनिया से आइसोलेट जब वो हुए बैठे हैं, तो ये भी उनकी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ वो डिफीट है। तो आप जरा देखिए, चाइना फ्लॉन्ट्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एडवांस ड्रोन्स एट बीजिंग परेड, और प्यूटन एंड किम जोंग ज्वाइन शी एट विक्ट्री डे मिलिट्री परेड इन चाइना। अब ये आप हेडलाइन देखिए, चाइना के सदर ने जो खिताब किया उसकी वन ऑफ द हेडलाइन है, मैनकाइंड स्टैंड्स बिटवीन वॉर एंड पीस। इंसानियत जो है वो जंगों और अमन के क्रॉस रोड्स के ऊपर खड़ी हुई है। एक तरफ जंगें हैं, एक तरफ अमन है। दुनिया कौन सा रास्ता लेती है ये फैसला करना होगा, लेकिन हम डिसाइडिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। हमारे सामने जंगें ही जंगें हैं, या फिर हम एक ऐसा फैसला भी ले सकते हैं कि पीस की तरफ जाए। तो अभी आप देखें, चाइना, रशिया, ईरान, उनके बाकी इत्तेहादी, नॉर्थ कोरिया, ये तमाम जो हैं वो पीस ऑफर कर रहे हैं। उनकी जितने भी प्रपोजल्स हैं वो मीनिंगफुल प्रपोजल्स हैं, वो लॉजिकल प्रपोजल्स हैं। लेकिन जो प्रपोजल्स वहां से आते हैं, वो आप गजा में देखें, वो आप बाकी जगहों पर देखें, तो वो तसादुम की तरफ, वो ईरान में देखें, जो ईरान को प्रपोजल वो देते हैं, भाई अपने अपने मिसाइल छोड़ दो, अपना न्यूक्लियर छोड़ दो। वो न्यूक्लियर जिसको वो दावा करते हैं कि हमने तबाह कर दिया, फिर क्या डिमांड है कि कौन से न्यूक्लियर को छोड़ दो, तुम तो कहते हो तबाह कर दिया। तो उनके जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो जंगों के प्रपोजल हैं, यानी तसादुम की तरफ ले जाने वाले प्रपोजल हैं, कोई मीनिंगफुल प्रपोजल्स नहीं है। तो चाइना के सदर ये कह रहे हैं कि इंसानियत जंगों और पीस के दरमियान खड़ी है। एक आगे लंबा दौर जंगों का हो सकता है अगर गलत फैसले जो है वो किए गए। तो चाइना ने अंडर वाटर ड्रोन जो है वो पहली बार डिस्प्ले किए, मैसिव मिसाइल जो है वो डिस्प्ले किए, लेजर वेपन्स ये पहली बार जो वहां पर डिस्प्ले किए गए हैं, और शो ऑफ स्ट्रेंथ किया गया है। और ऐसे टाइम में कांस्टेंट फ्रिक्शन विद वाशिंगटन, जब ऑलरेडी वाशिंगटन से एक झगड़ा चल रहा है, तो और सबको नजर आ रहा है कि एक फ्रिक्शन हो चुकी है अमेरिका से, तो उस दरमियान ये स्ट्रेंथ जो है वो शो की गई है। यानी ये फोकस था, पूरा इवेंट जो है, पूरा वीक जो है वो फोकस था शो ऑफ यूनिटी एंड शो ऑफ पावर।
ये इन दो चीजों का फोकस था। और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हेल्ड के कंट्री इज अनस्टॉपेबल, चाइना जो है वो अब अनस्टॉपेबल है, इसको कोई दुनिया की ताकत जब रोक नहीं सकती, ये चाइना के सदर ने वहां पर अनाउंस किया। और फिर उन्होंने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एनीवेयर ऑन द ग्लोब, चाइना से अगर वो फायर करेंगे तो दुनिया के किसी कोने को जाकर वो हिट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी हो, एनीवेयर ऑन द ग्लोब। आज वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर केपेबल हैं, न्यूक्लियर केपेबल, उन्होंने वो वहां पर उनका मुजाहरा किया है। और अपग्रेडेड चाइना टेक्नोलॉजी, और ये DF-5C सीरीज है, और इसके मुख्तलिफ यानी कि उन्होंने शो किए हैं। और लिक्विड फ्यूल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, डोंगफेंग मिसाइल सीरीज, ये जो है वो DF जिसको कह रहे हैं 5C पोजेस कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एनी लोकेशन ऑन द अर्थ, ये इसका मुजाहरा पहली बार वहां पर किया गया। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रिवेंट करें वॉर्स को और स्टेबलाइज करें दुनिया को, ठीक है ना। पीस का प्रपोजल चाइना से जब आ रहा है, और जाहिर है कि चाइना से मुराद उनके इत्तेहादियों की जानिब से 4 न्यू एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो पहली बार डिस्प्ले किए गए। अब देखें, यानी कि ये सारी वो कौमें वहां पर बैठी हुई हैं, उनको बुलाया गया है, ईरान है, बाकी तमाम ममालिक हैं जिनको वेस्ट से असला नहीं मिल रहा और उनके पर जंगे मुसल्लत हैं। तो यानी कितने बड़े खरीदार हैं, टर्की वहां पर बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल अलग चीज है ना कि भाई वो वहां पर एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो कितने बड़े खरीदार जब वहां पर होंगे। 4 न्यू एंटीशिप मिसाइल्स हैं, और जो कि सेवरल मीटर लॉन्ग थे, और यानी वहां पर कुछ मिस्टीरियस वेपन्स भी, उसके ऊपर बात चल रही है कि वो कौन से थे, वो भी वहां पर दिखाए गए। फिर उन्होंने एक YJ जो सीरीज है, जिसका मतलब चाइनीज में है यिंग जी, और यिंग जी को ट्रांसलेट किया जाता है चाइना में, यानी उसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो ईगल अटैक, उकाब का जब वो हमला, यिंग जी सीरीज YJ सीरीज है, वो भी उन्होंने वहां पर प्रेजेंट की। ये शिप से और एयरक्राफ्ट से जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं, और क्रिटिकल डैमेज ये पहुंचाते हैं लार्ज वेसल्स को। ये सीरीज है जिसमें YJ-15 है, 17 है, YJ-19 है, YJ-20 मॉडल्स है। ये शिप से भी फायर किए जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी फायर किए जा सकते हैं, ये उन्होंने प्रेजेंट किए। फिर उन्होंने वो ड्रोन्स प्रेजेंट कर दिए हैं जो अंडर वाटर जा सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक फर्क है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी किसके पास है? वो अमेरिका के पास है, और चाइना उसके पीछे पीछे है। यानी चाइना जो है वो अमेरिकन नेवी से अभी भी पीछे है। अगर हम बात करें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो अमेरिका के पास ज्यादा हैं, चाइना के पास थोड़े हैं। बाकी ऑन सरफेस जो बाकी वेसल्स हैं उसमें भी चाइना पीछे है। तो चाइना तेजी के साथ जो है वो बना रहा है, ठीक है ना, अपने एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, लेकिन वो इसके सामना करने के लिए दूसरे तरीके भी अपना रहा है, जैसे कि अंडर वाटर ड्रोन्स है, एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी कि जिसके जरिए यानी कि आप बड़े बड़े वॉरशिप्स को तबाह कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके उतने नंबर्स में वॉरशिप्स होने चाहिए, बल्कि जैसे मैंने कहा जो यमन की लड़ाई हुई वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि यमन ने मुजाहरा करके दिखाया कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हिट हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अमेरिका और चाइना आमने सामने खड़े हैं, अमेरिका के 13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना के अगर 4 हैं या 5 है, तो उसमें उनके पास यह भी कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका के वॉरशिप तबाह कर सकते हैं, जिसका यमन ने छोटा सा मुजाहरा करके दिखा दिया। तो चाइना तो फिर चाइना है, तो इसलिए वो लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, और चाइना, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, इन सब की नजरें उस लड़ाई के ऊपर जब लगी हुई थी। तो मोर मिस्टीरियस जो अंडर वाटर ड्रोन्स अब दिखाए गए, और ये वो ड्रोन्स भी हैं जो माइंस बिछा सकते हैं, वहां पर माइंस कैपेबिलिटी भी इनके पास है। और चाइना स्टिल लैग्स बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन सरफेस नेवल पावर, यानी चाइना भी नेवल पावर में पीछे है, लेकिन वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है कि वो इसका भी सामना कर सके। वो इस वक्त दुनिया का लार्जेस्ट प्रोग्राम चला रहा है, जो अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, ये दुनिया में लार्जेस्ट प्रोग्राम चाइना चला रहा है। इसके मुतबादिल इसके बराबर का किसी के पास भी नहीं है, जिसमें से 5 टाइप्स जो है वो ऑलरेडी चाइनीज नेवी के पास जा चुकी हैं। अब नए ड्रोन्स और कुछ मिस्टीरियस अभी उनको एक्सपर्ट्स देख रहे हैं ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी थी। और रडार टेक्नोलॉजी मिस्र को चाहिए, ईरान को चाहिए, वेनेजुएला को चाहिए, इन सारे मुल्कों को चाहिए। ईरान को तो सख्त जरूरत है, तो रडार टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पर उन्होंने उसका मुजाहरा किया। अर्ली वार्निंग रडार टेक्नोलॉजी हैविली जो है वो उसको फीचर किया गया परेड के अंदर। सेवरल लार्ज डिटेक्शन डिवाइसेस ये भी परेड के अंदर जो है वो दिखाई गई। वो रडार जो इक्विप्ड हैं थ्रू एयरक्राफ्ट ग्लाइडेड, वो वहां पर दिखाए गए सर्वेलेंस के लिए। यानी उधर से इजराइल के तैयारे आ रहे हैं, तो इधर इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर को पता चल जाएगा। और जॉर्डन को चाहिए और मिस्र को चाहिए। अब ये उनकी बात देखिए, मैनकाइंड बिफोर पीस एंड वॉर। प्रेसिडेंट शी ने खबरदार किया, वार्न किया कि दुनिया जो है वो एट अ क्रॉस रोड खड़ी हुई है बिटवीन पीस एंड वॉर, व्हाइल लीडिंग चाइनाज लार्जेस्ट मिलिट्री परेड alongside Russia's President Vladimir Putin and North Korea Kim Jong-un,
marking the end of the week of a high profile diplomacy viewed as a challenge to the West. ये वीक जो है वो भरपूर अंदाज के अंदर जो है वो इसको आगे बढ़ाया गया. चाइना अनस्टॉपेबल डिस्पाइट बुलिंग, जो भी बदमाशी की जा रही है उसके सामने हम खड़े. अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन इन रेफरेंस विद अमेरिका उन्होंने बात की. उन्होंने कहा जो भी बुलिंग की जा रही है हम उसके सामने खड़े हैं. 50,000 लोग जो है वो इस परेड के अंदर शरीक हुए. और ये आप लाइन सुनिएगा. चाइना के सदर ने कहा कि चाइना के जो लोग हैं फर्मली स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री. चाइना राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा हुआ है. अब ये मैसेज किसको है? देखा ना, आप फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, बाकी रीजन के अंदर क्या कर रहे हैं. तो चाइना तो फलस्तीन के लिए स्टांस लिए हुए है, जो कि वेस्ट के लोग भी फलस्तीन के लिए स्टांस लिए हुए, जो कि अमेरिका के लोग भी फलस्तीन के लिए स्टांस लिए हुए हैं. देखें ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आलमी सतह के ऊपर. आप देखिए, यानी अमेरिका अपने इमेज को कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है, यूरोपियंस अपने इमेज को कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो अब उनका मीडिया भी, तो उसकी भी तो जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हो रही है तेजी के साथ. कौन अब यकीन करता है कि न्यूयॉर्क टाइम क्या लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, फलाना क्या लिख रहा है, ठीक है ना वो. और फिर ब्रिक्स जो है वो अपना ग्लोबल मीडिया भी लेकर आ रही है. प्रेसिडेंट शी ने कंडेम किया ये जो बदमाशी वाला बिहेवियर है फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, नाम नहीं लिया बट इनडायरेक्ट रेफरेंस किया अमेरिका और वेस्ट की जानिब, एंड डिक्लेयर्ड कि चाइना इज अनस्टॉपेबल. और लार्ज स्केल डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट जब वहां पर किया गया और मुजाहरा किया गया यूनिटी ऑफ द नेशंस का. भाई सब मुतहद होंगे तो बात आगे बढ़ेगी. और किम जोंग अन पहली बार वहां पर जब मौजूद थे, प्यूटन वहां पर मौजूद थे. और ये किम जोंग अन का 6 साल के अंदर दूसरा गैर मुल्की दौरा था. ये दूसरा गैर मुल्की दौरा था 6 सालों में, और दूसरा दौरा जो है वो चाइना को हुआ है. टैंक्स, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और सेवरल न्यू रिवील्ड वेपन सिस्टम जो है वो भी यहां पर, यानी ये हम मुख्तसरन आपके सामने रख रहे हैं, वरना एक पूरा शो ऑफ द सेंचुरी तो ये कोई आसान बात नहीं है. तो इसके मल्टीपल डायमेंशन हैं, हम आने वाले दिनों में बात करेंगे. लेकिन अब आगे चलिए, जापान टाइम्स आज क्या लिख रहा है, जापान का मीडिया. टोक्यो कॉट बिटवीन यूएस अनसर्टेनिटी, चाइनाज राइज. देखिए जापान की तो दुश्मनी है चाइना से, क्योंकि जापान यहां पर कॉलोनाइजर था, और ये जो फतह हुई है चाइना को वो जापान के खिलाफ हुई है. तो टोक्यो टाइम्स, जापान टाइम्स क्या लिख रहा है कि जापान फंस गया है किस चीज में, अमेरिकन अनसर्टेनिटी में और चाइना के राइज में. अमेरिका का पता नहीं है वो अगले दिन क्या पॉलिसी बनाएगा, क्या बात करेगा. ट्रंप बैठे हुए हैं, एक दिन एक बात करते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं. अमेरिका एक तरफ अनसर्टेनिटी है कि उनकी पॉलिसी क्या है, दूसरी तरफ चाइना राइज कर गया. अब करें तो करें क्या. अच्छा, अब यही बात जो है वो सब नेशंस के लिए है, और यही बात मिडिल ईस्ट की नेशंस के लिए है, यही बात गल्फ स्टेट्स के लिए है. क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, सबको बताया भाई अमेरिका ही है, बस अमेरिका ही अमेरिका है, और उसी की तरफ जाना है, उसी से जितना लेन देन कर सकते हैं, जितनी बात मनवा सकते हैं मनवा लें. आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है. अब दूसरा ऑप्शन है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, एक एक चीज के अंदर आपके पास दूसरा ऑप्शन है. तो अब दुनिया की हर कौम को फैसला करना है कि वो किस तरफ जाते हैं, ठीक है ना. पहले तो पता था भाई एक ही है, अब दूसरा भी है, तो किस तरफ जाना है. और जब चाइना ऑफर भी कर रहा है तो ये खलीजी रियासतों को भी उतना ही सोचना है. और फिर देखिए मिडिल ईस्ट में 3 अकवाम, मेनली अरब्स, टर्क्स और परियंस यानी ईरानियंस. चाइना में टर्क्स भी बैठे हुए हैं और परियंस भी बैठे हुए हैं. टर्की की भी प्रेजेंस थी, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर शरीक हुए, और जनाबे अली जो ईरान के सदर हैं वो भी शरीक हुए. यानी परियंस और टर्क्स जो है वो दोनों शरीक हुए बैठे हैं. अरब्स कहां है, अरब्स का तो कोई नुमाइंदा नहीं था वहां पर. भाई अरब्स का कोई नुमाइंदा नहीं है वहां पर, लेकिन आपकी 2 बड़ी अकवाम वहां पर बैठी हुई हैं. और फिर अरब्स के ऊपर हिस्ट्री का एक बोझ भी है, क्योंकि इस रीजन में या परियंस का इन्फ्लुएंस रहा है या टर्क्स का रहा है. तो आपने क्या किया है. और दूसरा, अरबों ने जंग इजराइल से हारी है, पर्शियंस ने जीती है, वो बोझ भी है. और फिर आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, फिर भी अमेरिका आपको सीजफायर नहीं करके दे रहा. और सीरिया में अमेरिकन पॉलिसी देखें, लेबनान में देखें. तो ये 2 कौमें पर्शियंस और टर्क्स जो है वो चीजों को भांपते हुए बीजिंग में पहुंची हैं, ठीक है ना. वैसे ईरान की तो एक फड्डा है ही है, लेकिन टर्की को आप देखें, वेस्ट का इतना बड़ा इत्तेहादी, नेटो का मेंबर, बीजिंग बैठा हुआ है. तो ये कौमें जो है खलीजी रियासतें और बाकी जो अरब रियासतें हैं, उनको फैसले करने हैं कि अगर अमेरिका के साथ जाना है और बैलेंस कैसे करना है और सीजफायर कैसे करवाना है, ठीक है ना. क्योंकि वो बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं, बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं. ना वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका कोई बात मान नहीं रहा, ठीक है ना. तो और चाइना ने ऑफर किया, और प्यूटन ने तो अगले मंथ जो है वो अरब लीडरशिप को बुलाया हुआ है. अक्टूबर में जो अरब लीडरशिप है वो जा रही है. तो उनके ताल्लुकात अच्छे तो हैं, चाइना से भी अच्छे हैं. हालांकि इस वक्त चाइना लार्जेस्ट बायर है इन दोनों, सऊदी अरेबिया से और यूएई से ऑयल खरीद रहा है. ताल्लुकात अच्छे हैं, दोस्ती भी करवाई है ईरान और सऊदी अरेबिया के. लेकिन अब वो वाला मामला नहीं है, अच्छे ताल्लुकात वाला मामला नहीं. अब फैसला करना है कि करना क्या है. तो ये चीज हर नेशन के ऊपर जो है वो अप्लाई होगी. फिर इसकी एक और डायमेंशन देखिए,
निकारागुआ की स्टेटमेंट आई है, यूएस सीक्स टू टॉपल गवर्नमेंट्स। सिर्फ वेनेजुएला नहीं, लैटिन अमेरिका और बाकी दुनिया में अमेरिका गवर्नमेंट्स गिराना चाहता है। कौन सी? जो चाइना के तादी हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हिमायती गवर्नमेंट्स हैं, वो गिराने आ रहा है अमेरिका। ये आज निकारागुआ की स्टेटमेंट जारी हुई है। तो अमेरिका यानी अपनी ताकत के साथ आएगा, हमले करेगा, रिजीम चेंज करेगा, सारा कुछ है वो करेगा। तो ये एक क्राइसिस से भरपूर, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी होगा कि अच्छा अमेरिका कहेगा ठीक है चाइना का राइज हो गया तो ये सब तुम्हारा दुनिया का, ये हिस्सा हमारा, ऐसा थोड़ी होता है। तो बहरहाल अमेरिका जब चीन को शिकस्त देने के लिए आएगा, लेकिन सोवियत यूनियन और चाइना में फर्क क्या है? दो बुनियादी, वैसे बहुत सारे फर्क होंगे, लेकिन अगर दो बुनियादी फर्क देखें, जो चाइना है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर भी है, सोवियत यूनियन को बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं था। फिर चाइना इनोवेशन का हब है, सोवियत यूनियन को इनोवेशन का हब नहीं था। तीसरा, सोवियत यूनियन जो है वो जंगों में इन्वॉल्व था, चाइना जंगों में इन्वॉल्व नहीं है। चाइना की जो इमेज है वो सोवियत यूनियन से कई गुना अच्छी है, और चाइना दुनिया को जोड़ रहा है। सोवियत यूनियन इस डायरेक्शन के ऊपर, इस पाथ के ऊपर इस तरह से काम नहीं कर रहा था। तो ये वो गैर मामूली चीजें हैं। इसीलिए आप देखें कि अमेरिकन जो हैं वो चाइना को ग्रेटेस्ट थ्रेट एवर, जब से अमेरिका बना है, ग्रेटेस्ट थ्रेट क्यों करार दे रहे हैं? इन दो तीन बड़ी वजूहात की बिना पर, कि कभी कोई ऐसी ताकत अमेरिका के सामने नहीं आई जो इतनी बड़ी इनोवेशन की पावर हो। क्योंकि अमेरिका राइज हुआ ना, भी वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लेकिन अब चाइना उनसे आगे है। तो अमेरिका का फड्डा दुनिया में 200-300 साल में कभी ऐसी नेशन के साथ नहीं पड़ा जो इतनी विजडम रखते हो, जो इनोवेशन का हब हो, जो दुनिया को जोड़ना जानते हो, जो जंगों में इन्वॉल्व ना हो। यह भी तो विजडम है ना कि भाई अपनी फौज को एग्जॉस्ट नहीं करना, अपने रिसोर्सेज जब वहां पर नहीं लगाने। अब अमेरिका कितना प्रवोक कर रहा है चाइना को ताइवान में, और अब मजीद करेगा कि ये जंगों में इन्वॉल्व हो। कितना प्रवोक का वो वेनेजुएला पर कर रहा है, ईरान पर हमला भी तो चाइना के खिलाफ एक प्रोवोकेशन थी, ठीक है। तो अब वो मजीद करेंगे। तो वो चाहते हैं कि चाइना जंगों में इन्वॉल्व हो, लेकिन ये चाइनीज विजडम है कि वो जंगों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। और स्पेन ने यूरोप को क्या कहा है? स्पेन कॉल्स यूरोपियन रिस्पॉन्स फेलियर एज इजराइल कंटिन्यूज असॉल्ट ऑन गाजा। तो चाइना कह रहा है हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हुए हैं। तो यूरोप कहां पर खड़ा हुआ है? गजा में औरतों और बच्चों को यानी इजराइल मार रहा है, और वो सैंक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दुनिया का इक़्तिदार है, बदलता है और अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। उधर यमन ने जनाब अली अटैक किया है और इग्नाइट्स फायर इन द सेंट्रल इजराइल। सेंट्रल इजराइल में आग लगी है, और वो कह रहे हैं कि हमने फ्रेगमेंटेशन मिसाइल जो हैं, जुल्फकार मिसाइल, वो तल अवीव में भी दागे हैं, और मिलियंस ऑफ सेटलर्स है वो उनको बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ा है, और जो एयर ट्रैफिक है वो रुकी है। ये यमन दावा कर रहा है। मल्टी वॉरहेड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सेंट्रल इजराइल, तल अवीव और बेन गुरियन। अच्छा जी, प्रोटेस्टर्स सेट फायर नियर नेतन्याहू's होम डिमांड गाजा सीजफायर। नेतन्याहू के घर के बाहर उन्होंने आग लगा दी है, अब वो वहां पर भी मुजाहिरे जबरदस्त शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। तो हम बहुत ही डिसाइडिंग टाइम की तरफ मजीद आगे बढ़ रहे हैं। ये ताज़ा सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।